योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए तो उनकी उम्र महज 26 साल हो रही थी। योगी जहां से 5 बार सांसद चुने गए, योगी मार्च 2017 में 45 साल की उम्र में आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 51 साल की उम्र में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2002 में पहली बार राजकोट 2 से विधायक चुने गए थे। ये मोदी के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में हो रही है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है, लेकिन वहां मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% है और यहाँ भी योगी की अगुवाई वाली सरकार बीजेपी में मुसलमान हाशिए पर हैं। मोदी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसकी तुलना कई मोर्चों पर की जा रही है। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से मोदी राज में भी गुजरात में कई ऐसे विवादित पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिस पर कोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणियां आई थी। गुजरात में 2002 से 2007 के बीच 17 ऐसे विवादित एनकाउंटर हुए थे जिसमें पुलिस और सरकार की भूमिका पर सवाल गंभीर उठे थे। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि योगी की राजनीति मोदी की राजनीति का ही एक्सटेंशन है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में कई ऐसे पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर गंभीर सवाल थे, लेकिन बात केवल पुलिस एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। मोदी की गुजरात कैबिनेट देखें या फिर मोदी की केंद्रीय सरकार की कैबिनेट, दोनों में से उनके सामने ना कोई था और ना कोई है। अमित शाह जरूर दोनों जगह शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन ये मोदी की शख्सियत के उभार में उनकी अहम भूमिका के कारण है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट को देखिए तो योगी के सामने किसी मंत्री की नहीं चलती है। योगी का तो कोई अमित शाह भी नहीं है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होगा। 2027 को लेकर अभी से ही कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी से समांतर केशव मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी ने किसी की भी चलने नहीं दी। प्रवीण निषाद प्रयागराज संगम में नाव चलाते हैं। धार्मिक त्योहारों को छोड़ दे तो वो हर दिन 700 से 800 रुपए कमा लेते हैं। प्रवीण से पूछा कि क्या वो इतनी कमाई में घर परिवार का खर्चा चला लेते हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि योगी राज में सब ठीक चल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है और गुंडा राज भी खत्म हो गया है। हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रवीण निषाद से पूछा कि योगी पसंद है या मोदी, तो उनका जवाब था कि दिल्ली में मोदी ठीक है, लेकिन यूपी में तो योगी सही है। संगम किनारे 18 साल के योगेश ऑटो में बैठे मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में एक मौलवी बोल रहा है कि अरे योगी, तुम क्या मुसलमानों को डराओगे? मुसलमान तो केवल अल्लाह से डरता है। योगेश से पूछा कि ये सब वीडियो देखने के बाद दिमाग पे क्या असर पड़ता है, तो योगेश ने कहा, असर तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन असल बात तो ये है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। योगी जी के आने के बाद गुंडाई बंद हो गई है। पहले लोग खुलेआम तमंचा लेकर चलते थे और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाते थे, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं है। शहबाज खान लॉ करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे पूछा कि यूपी में वाकई गुंडाई खत्म हो गई है क्या? शहबाज कहते हैं कि देखिए, मुसलमानों को लगता है कि योगी जी को गुंडे केवल उनके समुदाय में नजर आते हैं और ज्यादा सख्ती मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन इसी सख्ती की वजह से गुंडों में डर तो है। इस डर का फायदा आम हिंदू मुसलमानों दोनों को मिल रहा है। शहबाज कहते हैं कि मुसलमानों को भले ये लगता हो कि केवल उनके समुदाय के गुंडों को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि हिंदुओं में जो माफिया और गुंडे थे, उन्होंने योगी राज में कोई भी क्राइम करने की हिम्मत नहीं की और
जिसने हिम्मत की उनका भी एनकाउंटर हुआ है। ऐसे में हमारे पास ये कहने के लिए तथ्य नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम गुंडे ने गुंडई की तो पुलिस ने छोड़ दिया। ब्रिजेश सिंह हो या राजा भैया या फिर बाकी लोग जो अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे, योगी के आने के बाद सब खामोश रहे हैं। शहबाज खान को लगता है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद बहुसंख्यक हिंदू में योगी का कद और बड़ा हुआ है। खान कहते हैं कि यूपी में योगी का कद इतना बड़ा हो गया है कि हिंदू योगी को वोट करने के लिए मोदी के कहने का इंतजार नहीं करेंगे। यूपी में अब योगी को मोदी की जरूरत नहीं है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के मारे जाने के 4 दिन बाद प्रवीण निषाद, योगेश और शहबाज ऐसा कह रहे थे। प्रवीण और योगेश से अतीक अहमद के साथ उनके भाई अशरफ अहमद के मारे जाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी राज में गुंडों का यही हश्र होगा। ये बढ़िया बात है कि गुंडों में डर है। वही शहबाज खान का कहना था कि आप किसी को भी इस तरह नहीं मार सकते हैं, भले उन पर संगीन मामले हों। सुनीता एरोन लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स की स्थानीय संपादक रही हैं। वो कहती हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो योगी है। मैं ये नहीं कह सकती कि योगी को अब मोदी की जरूरत नहीं है, लेकिन योगी अब चुनाव जीतने के लिए मोदी पर उस तरह से निर्भर नहीं है। अब मोदी को भी योगी की जरूरत नहीं है। योगी भीड़ जुटाऊ नेता बन गए हैं। बीजेपी ने इस मामले में योगी को बहुत मौका भी दिया है। हर राज्य से योगी की रैली की मांग होती है। ऐसे ही मांग मोदी को लेकर होती थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में चेहरा मोदी थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी चेहरा बन गए थे और अब तब डबल इंजन की सरकार की बात होने लगी थी। सुनीता एरोन कहती है कि मोदी के लिए योगी प्रतिद्वंदी बनेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी क्या 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय रहेगी। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। अभी तो योगी और मोदी दोनों बीजेपी की ताकत है। कई लोग मानते हैं कि 2017 में अगर मोदी नहीं चाहते तो योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि मोदी की पसंद मनोज सिन्हा थे, ना कि योगी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने अपनी किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में इस सवाल का जवाब दिया है कि योगी मुख्यमंत्री किसकी सहमति से बने। शरद प्रधान ने अपनी किताब में लिखा कि योगी ने खुद ही कहा था कि ऐसा मोदी और अमित शाह दोनों की सहमति से हुआ था, लेकिन आरएसएस के एक बड़े नेता का कहना था कि संघ की वजह से योगी मुख्यमंत्री बने, ना कि मोदी और अमित शाह की वजह से। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल अलग था। खट्टर और फडणवीस दोनों की कोई मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं थी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद प्रयागराज में लोगों की प्रतिक्रिया करीब करीब धार्मिक आधार पर बटी हुई थी। हिंदुओं के बीच लोकप्रिय टिप्पणी थी, गुंडों के खिलाफ सख्ती में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के बीच इस बात पर नाराजगी थी कि किसी को भी सड़क पर गोली नहीं मारी जा सकती, सजा कानून के तहत ही मिलनी चाहिए थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कुल 184 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों घर भी तोड़े गए हैं। संजय पारीक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने योगी राज में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। ये याचिका अभी पेंडिंग है। संजय पारीक कहते हैं कि उनके पास उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की जो भी अब तक की लिस्ट मिली है, उसमें मारे गए ज्यादातर लोग मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति से हैं। पारीक कहते हैं बात केवल किसी खास समुदाय के लोगों के मारे जाने की नहीं है। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एनकाउंटर हो रहे हैं और लोग इसे स्वीकार किए जा रहे हैं। न्यायपालिका की साख का सवाल है, लेकिन वहां भी सक्रियता नहीं है। एनकाउंटर का समाज में लोकप्रिय समर्थन मिलना बता रहा है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि अब न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका ही सजा देने लगेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा। संजय पारीक कहते हैं कि हम ठीक से सिविल सोसाइटी ही नहीं बना पाए हैं। समाज में हिंसा और अदालत से बाहर सजा की स्वीकार्यता पहले से ही मौजूद थी। यह स्वीकार्यता अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन चुनौती राजनीति में इसे और बढ़ावा मिल रहा है। अगस्त 2020 में अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में योगी राज्य में मार्च 2017 में अगस्त 2020 के बीच
हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 125 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे और इनमें से 47 लोग मुसलमान थे। इन 3 सालों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लोगों में कुल 37% मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है। इन एनकाउंटर में 13 पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक साल में पुलिस एनकाउंटर में कुल 45 लोगों की जान गई, जिसमें 16 मुसलमान थे। ज्यादा एनकाउंटर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए थे। प्रयागराज के जिस शकिया इलाके में अतीक अहमद का घर था, वहां उनके घर समेत और कई घर तोड़े गए हैं। अतीक और अशरफ अहमद के मारे जाने तक उनके वकील रहे विजय मिश्र कहते हैं कि अतीक के संबंधी होने के नाम पर चकिया में ही कम से कम 7 घर तोड़े गए हैं। विजय मिश्र कहते हैं कि अतीक के संबंधी होने के नाम पर दूसरे गांव में कई घर तोड़े गए हैं। ये कहाँ का कानून है कि अपराध के अभियुक्त के संबंधियों का भी घर तोड़ दो। योगी प्रशासन कहता है कि नक्शा पास नहीं हुआ था तो अवैध जमीन पर घर था, इसलिए तोड़ दिया गया। लेकिन मैं पुलिस से पूछता हूँ कि भारत के किस गांव में नक्शा पास होने के बाद घर बना है? हटवा गांव में अशरफ के ससुराल का घर तोड़ा गया। इस घर को प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दिया, लेकिन बगल में बना घर वैध कैसे हो सकता है? विजय मिश्र कहते हैं कि योगी सरकार की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उससे साफ है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति को हवा दी जा रही है। नीरज त्रिपाठी बीजेपी के दिव्यांग नेता केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और योगी सरकार में अपर महाधिवक्ता हैं। नीरज त्रिपाठी से पूछा कि भारत के किस गांव में नक्शा पास होने के बाद घर बनता है, तो नीरज कहते हैं कि जो भी घर टूटा है उन्हें पहले से ही नोटिस था। कोई सरकार कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन ये सरकार हिम्मत के साथ काम कर रही है। अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। नीरज त्रिपाठी कहते हैं कि जहां तक एनकाउंटर की बात है तो इसमें भी कुछ भी गैर कानूनी तरीके से नहीं हुआ है। मारे गए अपराधी हैं और हम अपराधियों की जाति या मजहब नहीं देखते हैं। पिछले साल जून महीने में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद का घर प्रशासन ने तोड़ दिया था। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस घर को अवैध करार दिया था। जावेद मोहम्मद को प्रयागराज में हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद विवादित टिप्पणी के खिलाफ हुआ था। जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही प्रयागराज के करेली इलाके में उनका घर तोड़ दिया गया था। जावेद मोहम्मद अब भी देवरिया जेल में बंद है। उनकी छोटी बेटी सुमैया फातिमा जावेद कहती है कि प्रशासन ने एक दिन पहले दीवार पर नोटिस लगाकर बताया था कि घर अवैध है। सुमैया कहती है कि हमें पहली बार पता चला कि हम लोग का घर अवैध है। प्रशासन का कहना था कि नक्शा पास हुए बिना घर बना है, लेकिन करेली इलाके में तो किसी भी घर का नक्शा पास नहीं हुआ है। ये बिल्कुल झूठ है कि हमें पहले नोटिस दे दिया गया था। सुमैया कहती है कि प्रदेश में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें अल्पसंख्यकों को इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार है। यह सरकार बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रही है और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। देश की बहुसंख्यक आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेगुनाहों का घर तोड़ा जा रहा है। इन्हें कानून, कोर्ट और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जावेद मोहम्मद के वकील के राय कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी जिस तरह से चला रहे हैं उसका भविष्य अंधकारमय है। के राय ने कहा कि योगी सरकार ने मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया है। घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस पहुंच जा रही है। हिंदुस्तान के किसी भी कानून में इजाजत नहीं है कि किसी का बेटा अपराधी है तो बाप का बनाया घर गिरा दो। ये बुलडोजर के जरिए बहुसंख्यकवाद की लहर पैदा कर रहे हैं। इन्होंने 99% मुसलमानों के घर गिराए हैं। दरअसल योगी घर नहीं गिरा रहे हैं बल्कि देश के संविधान की इमारत गिरा रहे हैं। जावेद मोहम्मद के नाम पर वो घर गिरा दिया जो उनकी बीवी के नाम पर था। बहुसंख्यक आबादी क्या योगी सरकार से खुश है? के राय कहते हैं कि सरकार का प्रयास यही है कि आप भूखे रहिए लेकिन धर्म के नाम पर एकजुट हो जाइए। मुझे लगता है कि भय और अलगाव नहीं रोका गया तो कई खतरे सामने आएंगे।
अभी हमने भयावह दौर देखा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री रही और अभी प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को ऐसा नहीं लगता कि योगी प्रदेश को विभाजनकारी रास्ते पर ले जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी कहती है कि हमारी सरकार ने संगठित अपराध को काबू में कर लिया है। व्यक्तिगत अपराध को लेकर हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन संगठित अपराध खत्म हो चुका है। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खूब काम कर रही है। मुफ्त में अनाज भी मजहब देखकर नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो अदालत खुली है। योगी उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे हेरम चतुर्वेदी कहते हैं कि अगर योगी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, तो प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को योगी कहीं ले जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो खुद को कहीं ले जाना चाहते हैं। वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हिंदू वोट ध्रुवीकृत होगा तो ये खुद को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सकते हैं। ये लड़ाई यूपी मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की है। 2014 के बाद भारत जिस राह पर है उसी तेवर और तरीके के साथ 2017 से योगी यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी एक तरफ इन्वेस्टमेंट समिट कराते हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य में पुलिस एनकाउंटर बढ़ रहा है। क्या उनके नीतियों में विरोधाभास है? नीलाजन कहते हैं कि मोदी भी गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट करवाते हैं और वहां भी पुलिस एनकाउंटर होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने योगी आदित्यनाथ पर अपनी किताब में लिखा है कि 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तो वो भी आदित्यनाथ की तरह प्रशासन के तौर पर अनुभवी नहीं थे, लेकिन मोदी आदित्यनाथ की तुलना में न केवल तेज तर्रार थे बल्कि जल्दी चीजों को सीख भी लेते थे। 2002 के दंगे की सारी नकारात्मकता को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेना सबके बस की बात नहीं थी। शरद प्रधान को लगता है कि योगी जिस तरह से यूपी चला रहे हैं वो अमित शाह को रास नहीं आ रहा। प्रधान को लगता है कि 2024 के बाद यूपी में कोई बड़ा खेल हो सकता है।